स्टूडेंट्स, और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए कि 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से अपनी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने में लगे हुए हैं या बोर्ड परीक्षाओं के जो एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो इंग्लिश का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंजेस है। तो जो भी पैटर्न्स है उस पैटर्न के हिसाब से आपकी ऑनलाइन क्लास लग रही है ये इंग्लिश की। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ को समझ लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण अभ्यास, संपूर्ण मूल्यांकन यानी कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश कक्षा 12 प्रश्न पत्र 1 व 2 यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट अ गर्ल विद अ बास्केट को अच्छे से हमने पढ़ा था और उसकी चैप्टर की हिंदी को हमने समझा था पैराग्राफ बाइज पैराग्राफ। और इसके बाद में हमने फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पैसेज था उसका हमने रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट करना सिखाया था। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बाकी के जो पैराग्राफ बचे हुए हैं, इस एक क्लास में हम आपको उन सभी पैराग्राफ को करना सिखाएंगे कि कौन से पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। तो हमने बोर्ड के हिसाब से ही इस क्लास को पूरा प्रिपेयर किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट अभी से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और इसमें जितने भी पैराग्राफ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपको दिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, सिर्फ आप उन्हीं को करके जाइएगा क्योंकि वही आपके कोर्स का पाठ्यक्रम है। और जो भी नए मेहमान हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आए तो अपने और मित्रों को ये वाली क्लास पहुंचाइए जिनको इस क्लास के बारे में अभी तक पता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। हम आपकी 24/7 हेल्पलाइन में शामिल है। जो भी आपको अपनी बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास। परीक्षा पाठ्यक्रम देख लेते हैं। पहले फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 1 पैसेज इन इंग्लिश 4 मार्क्स का आएगा आपका, और 1 पैसेज फॉर टेस्टिंग कंप्रेंशन फैक्चुअल एज वेल एज इंटरप्रेटिव एंड एवल्यूशन टाइप, ये भी आपका 4 मार्क्स का आएगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जो 30 वर्डों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, यानी कि 4 मार्क्स के आपके ये आएंगे। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट, आपके जो पैराग्राफ जो हम पढ़ा रहे हैं इस पैराग्राफ में से, इस चैप्टर में से, यानी कि जितने भी आपके इंग्लिश के 7 चैप्टर हैं उन 7 चैप्टरों में से किसी भी एक चैप्टर में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि जो भी आपको क्लास में यानी कि चैप्टर में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उन चैप्टरों को की हिंदी को अच्छे से समझ लीजिए, चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए ताकि लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड आपकी वोकैबलरी आएगी। वोकैबलरी आपकी 2 मार्क्स की आएगी। तो मैं जैसे ही अपना ये वाला आज पैराग्राफ सारे फिनिश हो जाएंगे तो अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो वोकैबलरी जो पॉसिबल होती है बोर्ड में जो आने वाली है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आपको मीनिंग बता दूंगा, वोकैबलरी बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मंकी, ये हमारा पैसेज था जो हमने इस चैप्टर की हिंदी को पढ़ा हुआ था। Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath swung of trees at the station looking for food। इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं, इसकी हिंदी को भी अच्छे से समझा चुके हैं। बस मेरे को आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिखाना है कि कौन सा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। तो अब हम इसका ये क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने हमारे प्रीवियस क्लास को अच्छे से समझा हुआ है और देखा हुआ है। अगर आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पड़ी हुई है, प्रीवियस क्लास को पहले लीजिए, चैप्टर को पूरा समझिए, उसमें पूरा चैप्टर समझाया गया है, तब कहीं जाके ये आपको पैराग्राफ बनाना आ पाएंगे। अदरवाइज़ क्लास बिल्कुल भी आपके समझ नहीं आएगी, सब कुछ ऊपर से निकलेगा। तो ये पैराग्राफ इसका हमने प्रीवियस क्लास में रेफरेंस करना सिखाया था। रेफरेंस कैसे लिखते हैं, तो रेफरेंस में वही आएगा अपना
एक रेफरेंस लास्ट में यहाँ पे एक और बताऊंगा, उसके बाद में हम रेफरेंस नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर एक ही चल रहा है, तो एक ही चैप्टर का एक ही रेफरेंस चल रहा है, तो हम जितने भी अब पैराग्राफ आएंगे उसमें पूर्ववत लिख देंगे, यानी कि सेम है एज एबव जैसे पहला हुआ था। रेफरेंस, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। फर्स्ट चैप्टर का ये पैसेज है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पैसेज आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे हमेशा रेफरेंस सबका एक ही होता है, इसलिए बार बार रेफरेंस मैं नहीं लिखूँगा यहाँ पे। रेफरेंस लिखने का एक ही तरीका है यही, ठीक, बस रेफरेंस सेम होता है, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम चेंज हो जाता है। क्लियर? संदर्भ, ये पंक्तियाँ विलियम सी डगलस द्वारा लिखित पाठ ए गर्ल विद द बास्केट से ली गई है। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट की। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट जैसा प्रीवियस क्लास में बताया था वही बच्चा कॉन्टेक्स्ट कर सकता है जिसको चैप्टर की हिंदी अच्छे से पता है। तो ये जो पैसेज दिया हुआ है ना, इस पैसेज में आपने चैप्टर को पूरा समझा, जब पढ़ाया था हमने तो आपने देखा होगा इस पैसेज में क्या बताया था। जो भी इस पैसेज के बारे में बताया गया है वही हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, जैसे मैं बताता हूँ, लेखक ने अनेक, मेरे इस पैसेज की जैसे एक समरी बता देता हूँ मैं आपको। लेखक ने अनेक बंदरों को देखा, उनमें से कुछ मादाएँ थीं, यानी कि फीमेल, जो अपने बच्चों को चिपकाए हुई थी। बच्चे अपनी माँओं के नीचे चिपके हुए थे। बंदर भोजन की तलाश में पेड़ों से उछलकर प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे। रेलगाड़ी रास्ते में गांव से होकर गुजरी। गांव में घरों की दीवारें मिट्टी, गाय के गोबर एवं पानी के मिश्रण से बनी हुई थी। इन घरों की छतें घास एवं बांस की बल्ली से बने छप्पर की बनी थी। लेखक ने कद्दू की बेलों को इन दीवारों पर लटके हुए देखा और वे उन दीवारों पर पीली रेखाओं जैसी प्रतीत हो रही थी। ये इस पैसेज की समरी है, हिंदी है। अब इसी हिंदी के आधार पर हम इसका कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे। कॉन्टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप, हेयर या इन दिस पैराग्राफ द राइटर विलियम सी डगलस told about the situation of that village during his journey to रानीखेत। तो यानी कि इस पैराग्राफ में लेखक ने अपनी जर्नी के बारे में बताया गया है कि उसने कौन कौन से दृश्य देखे थे अपनी जर्नी में। आइए देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सिंपल है, इन दिस पैराग्राफ द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द थिंग्स, यानी कि थिंग्स माने चीज़ें, वस्तुएं, डिस्क्राइब माने वर्णन करना। तो इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग की जगह आप टेलिंग भी कर सकते हो, टोल्ड भी कर सकते हो। टोल्ड अबाउट का मतलब बता रहा है। द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द थिंग्स दैट ही सॉ, यानी कि लेखक उन वस्तुओं के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बता रहा है। ही सॉ, जो उसने देखी, ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, टू रानीखेत, यानी कि इस गद्यांश में लेखक रानीखेत की अपनी यात्रा के दौरान देखी गई सभी चीज़ों का वर्णन कर रहा है। अब बात आती है इसके एक्सप्लेनेशन की। तो जो हमने पैसेज की जो हिंदी पढ़ी उसके हिसाब से हम इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं पैसेज को देखकर। सिंपल है, द ऑथर विलियम सी डगलस सॉ मैनी मंकीज, सम ऑफ देम वर मदर्स हु हैड देयर बेबीज, यानी कि द ऑथर सॉ सो मैनी मंकीज, लेखक ने अनेकों बंदरों को देखा। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वर मदर्स, उनमें से कुछ माएँ थीं, यानी कि माताएँ थीं। हु हैड देयर बेबीज क्लिंग्स टू देम, जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी, अपनी गोदी में, अपने सीने से चिपकाए हुए थी। द बेबीज वर राइडिंग अंडरनीथ देयर मदर्स, बच्चे अपनी माँओं के नीचे चिपके हुए थे। द मंकीज केम डाउन फ्रॉम द ट्रीज टू द प्लेटफॉर्म इन द सर्च ऑफ देयर फूड, बंदर भोजन की तलाश में पेड़ों से उछलकर प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे। The train passed through the villages on the way, रेलगाड़ी रास्ते में गांव से होकर गुजरी।
द वॉल्स ऑफ द हाउस इन द विलेजेस वर मेड ऑफ मड मिक्सड विद काउ डंग एंड वाटर। तो गांव में घरों की दीवारें मिट्टी, गाय के गोबर एवं पानी के मिश्रण से बनी हुई थी। द रूफ ऑफ द हाउस हैड हैच मेड ऑफ ग्रास एंड बैम्बूस पोल। इन घरों की जो छतें थी वो घास, बांस की बल्ली से बने छप्पर की बनी हुई थी। ही आल्सो सॉ क्रीपर्स ऑफ पम्पकिन। क्रीप माना रेंगना, दीवारों के पीछे से रेंगती हुई कोई चीज़ आना। तो ही आल्सो सॉ क्रीपर्स ऑफ पम्पकिन ऑन द थैच। दे हैड ripe pumpkin hanging माना लटकना on the walls and they looked like yellow streak on the walls। लेखक ने कद्दू की बेलों को इन दीवारों पर लटके हुए देखा और वो उन दीवारों पर पीली रेखाओं जैसी प्रतीत हो रही थी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे इसको करने के बाद में ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि जब तक चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा हुआ होगा, अपने चैप्टर की हिंदी को नहीं समझा होगा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बनाना मुश्किल है आपके लिए। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्लास जिन बच्चों ने नहीं ली है उस क्लास को ले लीजिए ताकि आपको एक्सप्लेनेशन बनाने में कोई दिक्कत ना आए। अब ये हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। ये था ना कि एक स्टेशन पर जब लेखक बात कर रहा था तो उसके बात करने के रूटीन को डिस्टर्ब कर दिया गया, इंटरप्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। एज सून एज जैसे ही आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर अराउंड मी। जैसे ही एक बच्चों का ग्रुप मेरे चारों ओर से मुझे घेर लिया बच्चों के ग्रुप ने। दे वर सेलिंग बास्केट, वो बास्केट बेच रहे थे। हैंड वोवन, हाथ से बने हुए रीड बास्केट विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स, सिंपल डिज़ाइन की। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स, वो अपनी बास्केट को बेचने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। आई डिडंट नो वॉट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, मुझे नहीं पता कि उनकी इच्छाएं क्या थी। राइट, तो ये पैराग्राफ का मतलब था। अब बात आती है रेफरेंस की। रेफरेंस अपना सेम रहेगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। हमेशा चैप्टर के नाम को, राइटर के नाम को कॉमा में क्लोज करते हैं। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट की। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि लेखक बात कर रहा था, उसके बात करने के रूटीन को तोड़ दिया गया क्योंकि कुछ बच्चों के ग्रुप ने उसको चारों ओर से घेर लिया था और वो बास्केटें बेच रहे थे। तो यही अपना कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा कि इन दिस पैसेज द ऑथर सेज डैट, इस पैसेज में ऑथर जो है वो ये बताना चाहता है कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, ही कुड नॉट टॉक टू द पीपल, वो लोगों से बात नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? एज ही वॉज सराउंडिंग बाय ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों के ग्रुप ने उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। हु वर सेलिंग देयर बास्केट, वो अपनी बास्केट बेच रहे थे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको पैसेज की हिंदी पता है तो कॉन्टेक्स्ट आप बना सकते हो। कितने कॉन्टेक्स्ट याद करोगे यार, कितने कॉन्टेक्स्ट याद करोगे? और रटने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहती है। चीज़ को समझ लोगे जिस प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपके बेसिक फार्मूलों के ऊपर डिपेंड होती है। चाहे सम्स कहीं से भी आ जाए, फटाफट फार्मूला बताए, आप तुरंत उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश भी है। अगर आपकी भैया ग्रामर बहुत अच्छी है और चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, चीज़ों को समझते हो, तो आराम से कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। वरना कितना रटोगे? आजकल तो बच्चे इंग्लिश में ही फेल हो रहे हैं। और इंग्लिश और हिंदी, पीसीएम के स्टूडेंट इंग्लिश हिंदी पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से खामियाजा उनके रिजल्ट में दिखने को मिलता है। परसेंटेज डाउन हो जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो टॉप मार्क्स दिया, हिंदी इंग्लिश में नीचे आ गए। ठीक, तो कॉन्टेक्स्ट बनाना बहुत सिंपल होता है। याद मत करना, जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से करो, सिंपल। आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे। अब सेम एक्सप्लेनेशन होगा इसका। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? वही वाली बात हमने क्या पढ़ा था पैसेज में। जो हमने पैसेज में पढ़ा उसको बस अपनी भावनाओं के हिसाब से लिखना शुरू कर दो। जैसे द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन बहुत स्लो थी, एंड स्टॉप एट एवरी स्टेशन, और हर स्टेशन पर रुकती थी।
ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। और ज़रूरी नहीं है कि जो पैसेज में लिखा हुआ वही एक्सप्रेशन बनाओ। अगर पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, चैप्टर की हिंदी पूरी माइंड में सेट है, उसी हिसाब से बना दो। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ये तो पता था द ट्रेन वॉज स्लो एंड स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी और प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टेशन द ऑथर यूज्ड टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ये भी हमने पढ़ा था कि हर स्टेशन पर ऑथर जो है ट्रेन से उतर जाया करता था। एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बात करने लगता था। हु वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म पर खड़े होते थे। वन सच स्टेशन, और एक ऐसे स्टेशन पर व्हेन ही डिसेंडेड फ्रॉम द ट्रेन, ऐसे ही एक स्टेशन पर जब वह रेलगाड़ी से नीचे उतरे his routine of talking to the people on the platform was interrupted when he was surrounded by the group of children who were selling basket। तो उनके लोगों से बातचीत करने के सिलसिले में रुकावट आई। क्यों आई? जब एक बच्चों के समूह ने उन्हें घेर लिया जो टोकरियां बेच रहे थे। मुझे आपकी नाक पकड़नी है, चाहे घुमा के पकड़ूँ चाहे कैसे पकड़ूँ, पकड़नी मुझे नाक ही है। सिंपल पैसेज बनाने का वही तरीका होता है एक्सप्रेशन बनाने का। अब देखिए, दीज वर हैंड वोवन रीड बास्केट, पैसेज में से ले लो उठा के, बस 2-4 लाइनें अपनी तरफ से लगानी पड़ती है, बाकी पैसेज में से आता है पूरा। हैंड वोवन रीड बास्केट विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स, ये हाथ से बुनी हुई सादे नमूने वाली सरकंडे की टोकरियाँ थी। प्रत्येक बच्चा अपनी बास्केट को बेचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। Each of these children held their basket high so that the author might buy from them। और ऑथर के कानों तक वो आवाज़ पहुँचे, ऑथर उनको खरीद ले। दो द राइटर couldn't understand their language, राइटर उनकी भाषा को नहीं समझ पाया, but he understood that the children were selling their basket to earn some money। लेकिन वो इतनी उनकी बच्चों की इंटेंशन समझ गया कि हाँ वास्तव में ये बास्केट को बेचना चाहते हैं और कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक इसी हिसाब से देखिए आप नेक्स्ट पैराग्राफ। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान रखना। इसका रेफरेंस वही है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा? पैराग्राफ की अगर हिंदी समझ में आती है कॉन्टेक्स्ट तुरंत आप बना ले जाओगे, और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास ली है उनको कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इन दिस लाइन कर लो, इन दिस पैराग्राफ कर लो, इन दिस पैसेज कर लो आप। इन दिस पैसेज द ऑथर डिस्क्राइब, इस देखो ये तो आपको हर कॉन्टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा कि इन दिस पैराग्राफ, इन दिस लाइन, इन दिस पैसेज द ऑथर डिस्क्राइब, डिस्क्राइब माने वर्णन करता है, बताता है। डिस्क्राइब अबाउट, किस बारे में? अबाउट द हार्डशिप एंड मिजरीज फेस्ड बाय द रिफ्यूजी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। इन पंक्तियों में लेखक बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से भारत की यात्रा करते हुए शरणार्थियों द्वारा झेली गई कठिनाइयों एवं परेशानियों का वर्णन करते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपल एक्सप्रेशन हो जाएगा कि भाई दे वर पुअर पीपल, ये बहुत गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, दे वर पुअर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड एंड अ few belonging soon they were out of food a few days after they started they began to fall। यहाँ पे उस समय का वर्णन किया गया है जब पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो जो वहाँ से जो लोग जो पैदल चल के हिंदुस्तान में आ रहे थे तो उनके पास जितने दिन का राशन था सबको लेके आ रहे थे। तो रास्ते में क्या है भाई, सामान सड़ गया, ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। जल्दी जब उनका सामान ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, तो कुछ तो रास्ते में ही ढेर हो गए, यानी कि मर गए, और कुछ बच के यहाँ पे चले आए। ये वो गरीब लोग हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए हाथ से झुक गए, प्लेटफॉर्म के आसपास मलिन बस्तियों में झुग्गी झोंपड़ियों में अपनी जगह बना ली है और शरणार्थी के रूप में रहते हैं और जीवन यापन करने के लिए हाथ से बनी हुई चीज़ों को बेचते हैं। ये था पैराग्राफ का मतलब। अब सेम वही एक्सप्लेनेशन में आप उतार दो अपनी भावनाओं को। द ऑथर डिस्क्राइब दैट, एक्सप्लेनेशन में पहली लाइन यही आती है, द ऑथर इन दिस पैराग्राफ द ऑथर वांट टू दैट, कहना चाहता है, वांट टू से दैट द ऑथर डिस्क्राइब दैट। ये पहली लाइन तो ऐसे जाएगी, तो इस लाइन को आप माइंड में रख लीजिएगा। द ऑथर डिस्क्राइब दैट
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि लेखक उस समय का वर्णन करता है जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए। वे गरीब लोग थे तथा जब उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की तो वे और अधिक गरीब हो गए। दे वर पुअर पीपल, गरीब थे, एंड दे बिकेम इवन पुअर व्हेन दे बिगेन टू राइट जर्नी टू इंडिया। और ज़्यादा गरीब तब हो गए जब उन्होंने भारत की यात्रा फिर से प्रारंभ करना शुरू कर दी। They could only carry very little amount of food and some other articles. परंतु उनकी यात्रा बहुत अधिक लंबी थी जिससे वे अपने साथ साथ केवल थोड़ा सा भोजन और अन्य सामान नहीं ला पाए थे। लेकिन उनकी यात्रा जो थी ना बहुत लंबी थी। जर्नी वॉज टू लॉन्ग, हैंड सून देयर फूड वॉज एडजस्टेड। और तुरंत शीघ्र ही उनका जो भोजन था वो समाप्त हो गया। दे बिकम हंग्री एंड टू वीक, वो भूखे थे और बहुत कमज़ोर हो गए थे। ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी के कारण मैनी ऑफ देम फेल, उनमें से कुछ गिर गए। बाय द वे साइड एंड डाइट, रोड पर और मर गए। डन। एंड ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ है और इस लास्ट पैराग्राफ को आप देखिए। सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, सॉरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है इस पैराग्राफ में से और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा, सुनिएगा। द मोस्ट डिलीजेंट, the most diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। यानी कि ये पैराग्राफ है, इसको देखा। She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for each, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded, began in tone that would रिंग एनी हर्ट। यानी कि उसके सामने एक 9 साल की बच्ची खड़ी हुई थी जो वास्तव में पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन फ्री में नहीं, अपनी चीज़ के बदले। और राइटर उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि 9 साल की बच्ची थी उसकी, वो इतनी सेल्फ रिस्पेक्टेड वाली बंदी थी कि वो राइटर को टोकरी लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं थी। और राइटर ने सोचा चलो मैं इसकी मदद पैसे देके ऐसे ही कर दूँ, लेकिन वो इतनी बंदी खुदगर्ज थी कि उसने उसके पैसे ना लेकर राइटर को बोला कि ख़रीदेगा तो मैं तेरे पैसे लूँगी, अदरवाइज़ मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी कुछ अपनी गरिमा है और मैं अपने ईगो को हर्ट नहीं करूँगी तेरे ऐसे पैसे लेकर। ठीक है, तो राइटर उस सीन से इतना प्रभावित हुआ कुछ पूछो नहीं। तो यहाँ पे उसी बात का वर्णन किया गया है। रेफरेंस सेम रहेगा अपना, कॉन्टेक्स्ट में वही, इन दिस पैसेज या इन दिस पैराग्राफ, जैसा बार बार बताता हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इन दिस पैसेज द ऑथर डिस्क्राइब दैट अमंग रिफ्यूजी चिल्ड्रन देयर वॉज ए 9-year-old ब्यूटीफुल गर्ल दैट सीम्स टू बी मोस्ट डिलीजेंट एंड अग्रेसिव। यानी कि इस गद्यांश में लेखक वर्णन करते हैं कि शरणार्थी बच्चे में एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की थी जो बहुत ही परिश्रमी और महत्वाकांक्षी थी। सिंपल इसका एक्सप्रेशन है, देखिए। अमंग द क्राउड ऑफ चिल्ड्रन, उस बच्चों की, क्राउड माने होता है भीड़, अमंग माने बीच में, उस बच्चों की भीड़ में सेलिंग बास्केट देयर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years, एक 9 साल की बहुत सुंदर बच्ची थी। शी हैड ए ब्यूटीफुल बास्केट, जिसके पास बहुत सुंदर टोकरियाँ थी, विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था, एंड रिक्वेस्टेड द ऑथर, और वो ऑथर से आग्रह कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, टू बाय द हर बास्केट, कि उसकी बास्केट को खरीद लिया जाए। हाउएवर द ऑथर हैड ऑलरेडी बॉट सम बास्केट, और ऑथर पहले से ही बहुत सारी बास्केटें खरीद चुका था, एंड फैंस, पंखे खरीद चुका था, एंड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग अनदर वन, और अब वो और ज़्यादा बास्केट नहीं खरीदना चाहता था। द गर्ल वॉन्टेड अ रुपी, लेकिन जो लड़की थी उसको पैसों की ज़रूरत थी, पैसा चाहती थी, एंड हाफ फॉर हर बास्केट, अपने बास्केट के बदले। शी रिक्वेस्टेड द ऑथर वेरी सीरियसली टू बाय हर बास्केट, उसने ऑथर से रिक्वेस्ट की कि उसकी बास्केट को खरीद लिया जाए।
द मैनर इन विच शी प्लीडेड विद टीयर्स इन हर आई इम्प्रेस द ऑथर। उसने लेखक बहुत गंभीर होकर उसकी टोकरी खरीदने के लिए विनती की। जिस तरह उसने आंखों में आंसू भरकर विनती की, उससे लेखक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। There was pity in her request and she looked miserable. उसकी विनती में दया थी तथा उसकी हालत दयनीय लग रही थी। It was quite impossible for anyone to refuse her request. और किसी के लिए भी उसकी विनती को ठुकराना उस वक्त असंभव कार्य था। सिंपल है, चलें आगे। आई होप समझ में आया होगा। लास्ट पैराग्राफ है द पीपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और एग्ज़ाम में रिपीटेड मारता है हर बार, हर एक साल बाद छोड़ के आता है। पहला वाला अभी जो इसके सेकंड वाला जो पैराग्राफ पढ़ाया था, इसके ऊपर वाला और ये वाला, इन दोनों पैराग्राफों में से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। जब मैंने चैप्टर की हिंदी पढ़ाई थी तो भी ये बोला था कि इस चैप्टर की इस वाले पैराग्राफ की हिंदी अच्छे से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो आई होप वो आप वहाँ से कर लीजिएगा। चलते हैं, अपना रेफरेंस सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट में मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है लेखक। यहाँ पे भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वे अमीर थे या गरीब, उनमें आत्मसम्मान का भाव था तथा वे सभी अपने देश को प्यार करते थे। ये लेखक बताना चाहता है इस पैसेज के अंदर। तो देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट। इन दिस पैसेज द ऑथर सेज दैट, इस पैसेज में ऑथर ये बताना चाहता है कि ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया, जो सभी लोग जो भारत में रहते हैं, वेदर रिच, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, हैव ए फीलिंग अ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके अंदर सम्मान की एक भावना है, सेल्फ रिस्पेक्ट की एक भावना है, एंड दे ऑल लव देयर कंट्री, और वो सभी अपने देश को प्यार करते हैं। एक्सप्लेनेशन सिंपल हो जाएगा जब आपने पैसेज पढ़ लिया, पैसेज की को समझ लिया, आप इसका नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेनेशन को बना के कर सकते हैं कि इन दिस पैराग्राफ द ऑथर्स सेज दैट ही फेल इन लव विद इंडिया, वो भारत को प्यार में गिर गया था ड्यू टू द सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि उसने भारत के लोगों के अंदर आत्मसम्मान की, गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कपड़े बचे हुए पहने थे, लेकिन आत्मसम्मान से भरे हुए थे। टू सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी दैट द इंडियंस हैव फॉर देमसेल्फ, गरिमा थी उनकी अपनी एक, भीख लेना नहीं चाहते थे, मेहनत से पैसा कमाना चाहते थे। He found the people in villages and those holding high office rank were full of the spirit of decency and citizenship. उन्होंने गांव वासियों तथा उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों में सम्मानजनक आचरण तथा नागरिकता का भाव पाया। They were sincere, वो सच्चे थे, honest, ईमानदार थे, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी थे, and had a desire for freedom, और स्वतंत्रता के इच्छुक थे। Little girl whom the author met was born in a poor family. वह छोटी लड़की जिससे लेखक मिले एक गरीब परिवार में जन्मी थी। She was uneducated, पढ़ी लिखी नहीं थी, and had no knowledge of grammar, ग्रामर का ज्ञान नहीं था उसको, और good manners, अच्छे संस्कार नहीं थे। But her dignified and graceful attitude was reflected in her refusal to charity. परंतु दान को ठुकराते समय उसके व्यवहार में सम्मान एवं गौरव स्पष्ट दिखाई दिया। The author got an idea of the people of India through her graceful conduct. लेखक को उसके गौरवशाली आचरण से भारत के लोगों के बारे में जानकारी मिली। तो गाइस, ये हमारे टोटल पैराग्राफ फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हो गए। इन्हीं पैराग्राफों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप क्लास समझ में आई होगी, और जिन स्टूडेंट को क्लास समझ में नहीं आई है तो मैं उनसे यही आग्रह कर सकता हूँ कि प्रीवियस क्लास को जब तक नहीं देखेंगे, आप चैप्टर की हिंदी को नहीं समझेंगे जो हमने पढ़ाई थी, तब तक आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इससे सिंपल रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन कराने का तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।